A very warm and a nice welcome to all of you. Today we shall deal with the case of A.K. Gopalan versus State of Madras. I shall be bilingual. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा. तो ये केस 1950 का है. तो चलिए इसे शुरू करते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स. तथ्यों के बारे में बात करते हैं. तो मोटा मोटे तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आवेदक द्वारा मद्रास जेल में उसकी हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए एक याचिका थी. यानी कि यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेंट ने एक रिट पिटिशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज एक्चुअली a remedy available for the violation of the fundamental rights of an individual. Under Article 32, you can straight away approach to the Supreme Court for the violation of the same. आप under Article 32 directly Supreme Court को approach कर सकते हैं, unlike under Article 226 of the Constitution of India. तो आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट के वॉलेशन पे, और आर्टिकल 32 के अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. तो यहाँ पर एप्लीकेंट ने एक रिट पिटिशन फाइल करी और वो रिट पिटिशन थी हीबियस कॉर्पस की, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की. अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट क्या होती है, हीबियस कॉर्पस की रिट क्या होती है? तो हीबियस कॉर्पस का लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ. इसका मतलब ये है, अगर किसी भी इंडिविजुअल को कैद करके रखा गया है कहीं, तो कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है कि उसके सामने लाया जाए. उसका इलीगल डिटेंशन अगर किया गया है तो कोर्ट के सामने उसको मौजूद किया जाए और उसकी सच्चाई को जाना जा सके. तो एप्लीकेंट ने भी ये हीबियस कॉर्पस की रिट अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करी, और उसने ये भी कहा कि उसे दिसंबर 1947 से इलीगली डिटेन किया गया है. हालांकि उसे इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस कर दिया गया था, लेकिन उसे सेट असाइड कर दिया. 1 मार्च 1950 को उसे राज्य सरकार द्वारा एक ऑर्डर सर्व किया गया. सेक्शन 3(1) प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर, यानी कि निवारक निरोधा कानून के 1950 का जो कानून है उसके अंतर्गत सेक्शन 3(1) के अधीन उसे एक ऑर्डर दिया गया, और एप्लीकेंट ने उस ऑर्डर की लीगैलिटी को चैलेंज किया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं कंटेंशंस की, यानी विवादों की. तो सबसे पहले एप्लीकेंट ने ये कंटेंट किया, यानी कि ये आर्ग्यू किया कि ये जो निवारक निरोधा कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, ये कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 13, 19, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि ये जो एक्ट है वो अनुरूप नहीं है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के अधीन. तो यहाँ पर यह समझना हमें ज़रूरी है कि इन पर्टिकुलर अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 13, 19 और 21 के अनुरूप नहीं होने का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो कानून बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सोनेंस में नहीं है. यानी कि उनमें कुछ ऐसे बातें हैं जो कि अनुरूप नहीं हैं भारतीय संविधान के, और सारे जितने भी कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन होना ज़रूरी है, नहीं तो उनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा. तो यहाँ पर एप्लीकेंट ने यही कंटेंशन दिया, यही बोन ऑफ कंटेंशन था कि ये जो आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, 19 और 21 है उसके अगेंस्ट में ये एक्ट बनाया गया है. और ये भी कहा गया कि आर्टिकल 22 के अनुरूप नहीं है 13, 19, 21 और 22. और जो ऑर्डर राज्य सरकार द्वारा उसे मिला वो एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ था, दिया गया था. अब मेलाफाइड इंटेंशन का क्या मतलब होता है? मेलाफाइड का मतलब होता है इल विल, यानी कि दुर्भावनापूर्ण इंटेंशन से आपको सर्व किया गया कोई चीज़. तो यहाँ पर एप्लीकेंट को इल विल यानी दुर्भावनापूर्ण इंटेंशन से ये ऑर्डर दिया गया. यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एप्लीकेंट ने ये सवाल उठाया कि राज्य सरकार का जो इंटेंशन था वही गलत था, और ये ऑर्डर किसी गलत इंटेंशन के तहत उनको सर्व किया गया, और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की जानी थी कि क्या ये सच था या नहीं. और ऐसा पहली बार हुआ जब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पास उसके वॉयलेशन का कोई केस आया हो, इसीलिए ये बहुत चर्चा में था.
और यह पहला मामला था जिसमें मौलिक अधिकारों के अध्याय में भारत के संविधान के विभिन्न लेख चर्चा के लिए आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बड़े ही बारीकी से देखा और इस प्रकरण का डिसीजन दिया। तो अब बात कर लेते हैं विवाद की, कि विवाद का क्या कारण था या क्या इशू था। तो इशू यही था कि ये जो कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का, यानी कि निवारक विरोधा कानून जो है 1950 का, वो अल्ट्रा वायरस है प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर पार्ट 3 है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और ये इसी वायलेशन को अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं डिसीजन की यानी जजमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इसका एक्चुअल डिसीजन क्या था। तो अगर मैं आपको बड़े ही शॉर्ट तरीके से समझाऊं तो यह आयोजित किया गया था इसमें कि निवारक निरोधा अधिनियम 1950 का जो है उसकी धारा 14 के अपवाद के साथ भारत के संविधान को समाप्त कर रहा था, जो कि गैर कानूनी और अल्ट्रा वायरस है। धारा 14 की वैधता अधिनियम में बाकी प्रावधानों को प्रभावित नहीं करती है। अधिनियम की धारा 12 भी भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और अनुच्छेद 21 निवारक निरोधा कानून और निवारक निरोधा कानून अधिनियम में लागू पूरी तरीके से होगा। और यह आगे भी कहा गया कि 3 महीने की अवधि और एक सलाहकार से परामर्श करने की आवश्यकता को इस अधिनियम की रिक्वायरमेंट से बाहर रखा गया है। तो आर्टिकल 21 जो है यानी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, वो इस पर्टिकुलर एक्ट पर लागू होगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कोप है आर्टिकल 21 का, तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है। क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस स्कोप के अंदर ये एक्ट भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो इंट्रा वायरस है। अब यहाँ इंट्रा वायरस का क्या मतलब, इंट्रा वायरस और अल्ट्रा वायरस दो अलग शब्द है। अल्ट्रा मतलब अगेंस्ट और इंट्रा मतलब अधीन। यानी कि इंट्रा वायरस होने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अधीन है और अल्ट्रा वायरस यानी उसके अगेंस्ट है। तो ये एक्ट तो इंट्रा वायरस है भारतीय संविधान के, परंतु कुछ एक्सेप्शंस के साथ। और वो ये एक्सेप्शन है कि अनुच्छेद 21 जो है वो एप्लीकेबल होगा इस एक्ट पर, और दूसरा सेक्शन 12 और सेक्शन 14 जो इस एक्ट के हैं उनको अल्ट्रा वायरस बता दिया गया। और ये भी कहा गया कि 3 महीने का जो मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन का दिया गया है वो ज़रूरी नहीं है और पार्लियामेंट के ऊपर ये कोई दबाव नहीं है कि वो कोई मैक्सिमम पीरियड इस पर्टिकुलर एक्ट के अधीन बनाए। कोशिश ये की जाती है कि इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को दी जाए। तो आगे से जो भी केस लॉ से रिलेटेड वीडियोस होंगी, कोशिश की जाएगी कि वो कम से कम समय की हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट उसमें बताया जाए। तो ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे 2 तरह की प्लेलिस्ट है। पहली प्लेलिस्ट तो है सोशल विजार्ड और दूसरी प्लेलिस्ट है लीगल विजार्ड। लीगल विजार्ड में आपको मोस्टली इंडियन लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी, अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पर आधारित। ऑन दी अदर हैंड हम सोशल विजार्ड को अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे जो कि करंट ट्रेंडिंग भी होते हैं, जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है और एक तरीके से आपका ध्यान उस तरफ जाए ताकि हम
आपको उस चीज़ के बारे में अवगत करा सकें और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे सकें। और ये सारा के सारा बड़ा ही यूनिक कंटेंट होता है, ये कहीं से भी कॉपी नहीं किया जाता। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एन एफर्ट हैज़ बीन मेड बाय मी। इफ़ in case of any of the flaws regarding the same, please let me know in the comment section below.